नमस्कार। आज नागपुर के संतरे, ये जो हमारा पॉडकास्ट हमने शुरू किया है, उसमें आज के हमारे मेहमान जो है उनका परिचय वैसे तो बहुत दे सकता हूँ मैं, लेकिन एक छोटा सा परिचय जिसको हम कहते हैं, श्री अभिषेक देशपांडे। ये पेशे से तो वैसे आर्किटेक्चर है, लेकिन आर्किटेक्चर करते करते इन्होंने कुछ एक अलग अपना रास्ता चुना था, जिसको हम उन्हीं से जानेंगे कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें आम जनता को नहीं पता है, तो उसके बारे में मैं उनको कहूँगा कि वो बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है और मैंने उनके बारे में जाना है, मुझे ये लगता है कि ये जो रास्ता है, जो इंजीनियरिंग करते करते स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग की तरफ जाने का जो इनका रास्ता है, उनकी जो वो जर्नी है, उस जर्नी को हम आज समझना चाहेंगे। और इसमें उपलब्धियां तो उनकी काफ़ी है, जिसमें मैं अभी एक कहूँगा, बाकी हम उन्हीं से सुनेंगे कि नागपुर का जो आरएसएस हेडक्वार्टर जो है, उसको उन्होंने रीडिज़ाइन किया है उनके इस मार्ग पर चलते हुए। तो वो सारा क्या है, कैसे है, इसके बारे में आज हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि उनको इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी, कुछ लोगों ने पैर खींचने की कोशिश की होंगी, किसी ने प्रोत्साहन दिया होगा। इन सब के बारे में आज हम जानते हैं अभिषेक से। अभिषेक, शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जो अभी आपने कहा था, एक अपनी जो अभी पहले बात हो रही थी उसमें आपने कहा था स्थापत्य वेग करके आप एक पाठ्यक्रम नागपुर यूनिवर्सिटी में शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि स्थापत्य वेग ये कैसे आपके दिमाग में आया, क्या इसके बारे में आपने सोचा, इसकी कल्पना कैसे आई और इसने जन्म कैसे लिया, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बेसिकली आज के दौर में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग, वो शिक्षा प्रणाली बेस्ड है एक सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम है फॉर्म फॉलोज फंक्शन। फॉर्म फॉलोज फंक्शन, ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने 1931 में इंडिया में। उसके पहले जो ग्रेजुएट थे वो थे मदनलाल धिंगरा, जो क्रांतिकारी थे। ये सिस्टम को बाद में ब्रिटिशर्स ने लैंग्वेज ऑफ आर्किटेक्चर के नाते हमारे यहाँ पे स्थापित किया। सिर्फ हमारे यहाँ पे स्थापित नहीं किया, ये पूरे जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशों का वर्चस्व था वहाँ पे वो लागू करते थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास में दो एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं एविडेंस तथ्य और प्रमाण को अगर सामने रखते तो लोगों को समझ में आएगा कि मेरा कहने का इसमें मकसद भी क्या है और तात्पर्य क्या है। जैसे फॉर्म फॉलोज फंक्शन, ये जो आर्किटेक्चर एक सिस्टम है, आर्किटेक्चर स्टाइल, उसके ऊपर उन्होंने बनाया ल्यूटिन्स दिल्ली। क्या बताया? ल्यूटिन्स दिल्ली, एडवर्ड ल्यूटिन्स ने बनाया। और उस ल्यूटिन दिल्ली में आते हैं पूरी तरह से प्रमुख से 3 भवन। पहला है राष्ट्रपति भवन, दूसरा है नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और तीसरा है हमारी संसद। ठीक है। अब इसका निर्माण एडवर्ड ल्यूटिन्स ने जो किया वो पूरी तरह से किया था फॉर्म फॉलोज फंक्शन के आधार। इसमें यानी जो आजकल हम सुनते हैं यूटीएस दिल्ली यूटीएस सेम ये पूरा मुझे 6000 एकड़ पे बना है, 6000 एकड़। अब फॉर्म फॉलोज फंक्शन के आधार पर जब न्यूटन दिल्ली बनी तो उसमें कोई भी जो कॉस्मिक सिस्टम होता है, जो स्थापत्य वेद में या हमारे साइंस ऑफ आर्किटेक्चर में प्रमाणित है, उसका उपयोग नहीं किया गया। अच्छा। और गलती से अब गलती से बोलो या जानबूझ के बोलो, इसके बारे में तो अभी मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एक स्थापत्य वेद में एक सूत्र मंडल को रेकमेंड किया गया है, उसका नाम है यमसूत्र मंडल। यमसूत्र मंडल, ये यमसूत्र मंडल 3 भवनों के लिए, हमारे यमराज जिसको बोलते हैं उनसे कुछ जुड़ा हुआ है, उनसे निगडित है। यमसूत्र मंडल 3 भवनों के लिए इसको रेकमेंड किया है। पहला स्लॉटर हाउसेस, दूसरा है जेल,
और तीसरा है आर्मी डिटेंशन कैंप या आर्मी डिटेंशन सेंटर, इसमें कैदियों को रखा जाता है, मर जाए तो मर जाए, ऐसा कोई उनको रखने की जिम्मेदारी नहीं। यानी इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जहाँ पे निगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है वहाँ बनाया जाता है। निगेटिविटी ज़्यादा होती है और निगेटिव पीसफुल पीपल और निगेटिव काम ज़्यादा होता है, दिस कॉल्ड प्रोसेस। हाँ, एक मान नेगेटिव काम की तरह से। प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर हम यूपी दिल्ली की पूरी रचना का अभ्यास करते हैं, खास करके प्रेसिडेंट स्टेट, तो हमें ध्यान में आता है कि पूरा का पूरा प्रेसिडेंट स्टेट यमसूत्र मंडल पे बना। ये मेरे लिए नया है, ये मुझे मालूम। यमसूत्र मंडल पे बना है, बनते ही 1931 में इसको बनाना 1911 में चालू किया, 1931 में उन्होंने इसको पूरा किया। महज 15 साल में ही ब्रिटिशों को यहाँ से भागना पड़ा। अच्छा, ठीक है, बराबर। देश का पार्टीशन हो, हाँ हाँ देश 3 हिस्सों में बढ़ गया हाँ। और बढ़ तो गया, साथ में 30 लाख लोग मारे गए। क्यों मारे गए आज तक पता नहीं चला। बंटवारे के बाद। बंटवारे के लोग, बंटवारा शांति से हो सकते, ठीक है। ये हो गया फॉर्म फॉलोज फंक्शन का एक यूनिवर्सल एग्जांपल जो सबको पता है, एक मेरे घर का या आपके घर का नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं स्थापत्य वेद के उसमें। स्थापत्य वेद में टोटल 1080 सूत्र मंडल है। उसमें वो सूत्र मंडल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे भोज सूत्र मंडल, राज सूत्र मंडल और तेज सूत्र मंडल। तो राज सूत्र मंडल के ऊपर में राजस से संबंधित सूत्रों को हम अपनाते हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण है जो सबको पता है, और वो है मुगलों ने बसाया हुआ शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद दिल्ली, उस समय इसको पुरानी दिल्ली कहते हैं या लाल किला कहते हैं, बाकी वास्तु कहते हैं। स्थापत्य वेद में एक नरेंद्र श्रेणी के लिए, नरेंद्र श्रेणी का जो राजा होता है उसके लिए सूत्र मंडल रिकमेंड किया है, उसका नाम है कारमुका सूत्र मंडल। कारमुका सूत्र मंडल, उस कारमुका सूत्र मंडल पे पूरी शाहजहानाबाद और लाल किले को बनाया। अच्छा, तो यानी मुगलों ने स्थापत्य वेद के हिसाब से अपनी नगरी बनाई। इसके सारे विश्लेषण मैंने किया, मेरी किताब राष्ट्रपति महोदय से पब्लिश होने जा रही है, इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइन करके, उसमें मैंने सारा वर्णन किया है। तो हैरानी होती है कि मुगलों के पास हमारा नॉलेज और स्किल कैसे पहुँचा। सबसे पहले तो हैरानी, चलो हमें उस विवाद में नहीं पढ़ना, क्योंकि मुगल यहाँ पे आए तो नॉलेज सबका है, नॉलेज के ऊपर किसी एक का अधिकार तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम उसके रिजल्ट्स की बात देखें तो ध्यान में आता है जब मुगल हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान टोटल 52 हिस्सों में बटा, 52 अलग-अलग स्टेट, जिसको जनपद कहा जाता है। जनपद कहा जाता था। मुगलों ने उसको पूरी तरह से एक किया, ठीक है। यानी शाहजहानाबाद कैपिटल बनने के बाद जो बिखरा हुआ हिंदुस्तान था वो एक हो गया, ठीक है। मुगल कितने आए थे? 12 आए थे, बेसिकली उज़्बेक थे, सारे समरकंद से। हाँ। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी फौज थी। मुगलों की फौज में सबसे बड़ी फौज किसकी थी? राजपूतों। आर्मी जनरल कौन थे? मान सिंह, ठीक है। हाँ। तो कहने का मतलब है कि मैं इसका कोई भी श्रेय मुगलों को देना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे स्थापत्य में एक सिद्धांत को विश्लेषण के तौर पे हमेशा माना जाता है, एंड इनविजिबल एनर्जी विच कंट्रोल द प्रोसेस एंड एक्टिविटी ऑफ विजिबल थिंग। मॉडर्न भाषा में कहेंगे तो रेलवे का ही अच्छा, चलता है, किसी को नहीं पता। इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा था, लेकिन चलता है। पूरे इतने बड़े 20 डब्बों को खींच लो, ठीक है। तो शाहजहानाबाद की निर्मित कारमुका सूत्र मंडल पे होने के बाद हिंदुस्तान एक होते गए। काबुल कंदाहार हमारे पास, म्यांमार हमारे पास, पेशावर से लेकर तंजावुर तक साम्राज्य फैला था। और सबसे बड़ी बात है उस समय हिंदुस्तान का GDP 33% पूरे वर्ल्ड में है। 33% उस समय हिंदुस्तान का जो टर्नओवर था
और एक सेकंड की बात करें, लूटपाट नहीं, क्योंकि मुगल लूट के कहीं गए नहीं, यहीं पे दिल्ली में थे, आगरा में थे। तो वो उस समय का था $21.8 ट्रिलियन। आज का यूएस का जो टर्नओवर है वो है $21.2 ट्रिलियन, 0.6% हमारा ज़्यादा। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाद में और ये हम बात कर रहे हैं उस जमाने की, 76। 16 17 तो ये दिस इज अ मिरेकल ऑफ सूत्रमंडला, ऐसा मैं कहूँगा, नॉट मिरेकल ऑफ मुगल्स। हाँ, इतना है कि उन्होंने उसको अपनाया, सिर्फ अपना के प्रॉपरली उसको पेश किया, और पेश करके उसके बलबूते पे हिंदुस्तान और पूरे सेंट्रल एशिया पर उन्होंने राज की। ठीक है, अब मुगल चले, उसके बाद अंग्रेजों में न्यूटन दिल्ली बना। न्यूटन दिल्ली बनाने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मुगलों ने जब शाहजहानाबाद बनाया तो उसके बाद 200 साल तक हिंदुस्तान का राज। तो मीन्स आपका कहना ऐसा है कि जिस तरीके से हम रचना करते हैं उसका इतना इफेक्ट हो सकता है? बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा ये दो एग्जाम्पल इसलिए सेट करता हूँ क्योंकि शाहजहानाबाद और न्यूटन दिल्ली हमारे सामने। मैं अगर ये बात करूँगा कि उस समय का मगध साम्राज्य ऐसा, उस समय का विजयनगर साम्राज्य ऐसा, तो आज कुछ बचा नहीं है। नहीं, और हमको मालूम ही नहीं, हम हमको सिर्फ पढ़ सकते हैं बस। अब सवाल ये होता है कि स्थापत्य में जो आपने सवाल पूछा था उसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, उसकी शुरुआत का जो उल्लेख है, वैसे तो कई ग्रंथ हमारे पास 350-400 ग्रंथ है, विश्वकर्मा प्रकाश, गद्य संहिता, उसके बाद में क्या बोल सकते हैं, मयमतम हो गया, मानसरम हो गया, रोज संहिता हो गया। लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर समझ में आता है महाभारत में आरण्यक पर्व में भगवान और स्थपति मयन का जो संवाद है वहां से शुरू, क्योंकि इन्होंने जब खांडव वस्त्र को जलाया उस समय पे जो सिर्फ 10 लोग जिंदा बचे, तक्षक था, वासुकी था, उसमें एक मयासुर भी था। ये जिसने जो मय सभा बनाई थी, और वही बेसिकली महाभारत के युद्ध का कारण है। तो मयन ने उस समय पे जो स्थापत्य वेद था उसका एक लाइव एग्जांपल सेट किया इंद्रप्रस्थ के ऊपर, और वो इंद्रप्रस्थ आज 5000 साल बाद भी हमारे ऊपर राज कर रहा है। इसको तो मैं मानता हूँ, इंद्रप्रस्थ यानी आज की दिन। सही है। तो साइट सिलेक्शन से लेके साइट डेवलपमेंट से लेके पूरा नगर रचना तक मयासुर ने बनाया मयन। इसलिए हमने इस कोर्स का जो लोगो वो मयासुर है, मयन को लिया है, क्योंकि अच्छा, वो असुर नहीं था। तो असुर को बोला गया, वो बात का विषय है। बेसिकली तमिल भाषा में उनको कहा गया मामुनि का। मामुनि का मतलब है महामुनि या ब्रह्मर्षि। तो स्थापत्य वेद का ओरिजिनेटर जो है वो मयन है। ठीक है, अब स्थापत्य वेद की जो एक जर्नी है 2 मिनट में हम उसको कवर करते हैं कि स्थापत्य वेद मयन में इंद्रप्रस्थ बना। फिर सवाल यह आता है कि बाद में कहा, तो हमारे पास में जो उल्लेख मिलता है 12 यूनिवर्सिटीज अलाउद्दीन खिलजी और गियासुद्दीन खिलजी द्वारा जलाई सालों तक रुक जाती, जो गुरुकुल पद्धति वो खत्म हो गई, वेद विज्ञान का जो अभ्यास था वो खत्म हो गया। उसके बाद स्थापत्य वेद, आयुर्वेद या कौन सी भी जो वेद प्रणाली है उसका उल्लेख आपको कहीं नहीं, हम उसको डार्क एजेस में 400 साल। पहली बार स्थापत्य वेद का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है विजयनगर साम्राज्य की रचना में स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने स्थापत्य वेद को, वहां से स्थापत्य वेद फिर से शुरू। तो ये 400 साल जो गए उसमें वो लुप्त हो गया था, तो फिर इनके पास ये कैसे आया? बेसिकली जो दक्षिण भारत की जो यूनिवर्सिटीज थी वो मेंटेन। अच्छा, तो वहाँ पे वो बेसिकली इनका जो फोकस था वो विक्रमशिला तक था। देखो स्थापत्य वेद का सबसे बड़ा विद्यापीठ विक्रमशिला विद्यापीठ में चाइनीज, जापानीज या बर्मा से जो लोग पढ़ने आते थे वहाँ से स्थापत्य वेद वहाँ चले गए और वो आइचिंग थ्योरी में रूपांतरित हो। चाइना चाइना हो गया, जापान हो गया,
आई थिंक जिसको फेंग शुई वही फिर डिजाइनिंग मेथोडोलॉजी अच्छा, फेंग शुई इज रिलेटेड टू स्थापत्य में। ओरिजिन तो ये स्थापत्य वेद में हम 5 एलिमेंट्स को मानते हैं, फेंग शुई में 6 एलिमेंट्स को मानते हैं, इतना फर्क है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ऐसा है कि स्थापत्य वेद की जो प्रणाली है वो टोपोग्राफिकल और जियोग्राफिकल फीचर्स पे आधारित है। ठीक है, हिमालय हमारे नॉर्थ ईस्ट में, चाइना में हिमालय नॉर्थ ईस्ट, हाँ, हमारे नॉर्थ वेस्ट में डेजर्ट, चाइना के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में डेजर्ट। तो उसके टोपोग्राफिकल फीचर्स के मुताबिक इन्होंने फेंग शुई और आई चिंग को डेवलप, लेकिन इसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसको बाद में बख्तियार खिलजी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब साइट सिलेक्शन स्थापत्य वेद में भूमि परीक्षण या भूमि लक्षण कहते हैं। इसके एक सिंपल एग्जांपल है, विजयनगर साम्राज्य की नींव जब स्वामी जी रखने वाले तब वो अपने शिष्यों को लेकर तुंगभद्रा नदी के किनारे टहलने गए। सवेरे के समय भी उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। उस दृश्य में एक खरगोश 3-4 कुत्तों के पीछे भाग रहा है। कुत्ते भाग रहे थे और पीछे उनके खरगोश भाग। फिर बाद में स्वामी जी ने वहां के जो राजा थे हरिहर राय भूप, यानी आपका कहना है कि कुत्ते खरगोश से डर के सामने भाग रहे थे? कुत्ते ये स्वामी जी ने कोट किया, ये थोड़ा सा अलग है, ये स्वामी जी ने कोट किया है। और स्वामी जी ने कहा कि इस खरगोश का जो रहने का ठिकाना है वो आप ढूंढ लो। जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कहा यस, यहीं पे हमारा कैपिटल है। तो यानी आपका कहना ये है कि खरगोश का जो रहने का ठिकाना था उसके वजह से उसमें इतना बल आ गया कि वो अजय हो गया। एक तरीके से हम लोग अजय हो बोलते हैं गया, कि आप बात सही कह रहे हो, अजय हो गया। वहां पे उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम रखा विरूपाक्षेश्वर, विरूपाक्ष मंदिर बनवाया, आज भी है वहाँ पे। और उसके इर्द गिर्द श्री मंडल सूत्र, एक मंडल सूत्र है, अलग अलग जैसे कालों का मंडल सूत्र है वैसे श्री मंडल सूत्र है। उस श्री मंडल सूत्र पे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया और वो कैपिटल इतना रिच था, बहुत कम लोग जानते हैं, इतना रिच था कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 साम्राज्य बने जहां पे सोने के सिक्के चलते थे, प्योर गोल्ड के सिक्के। पहला तो रोमन साम्राज्य जूलियस सीजर का, दुनिया को पता है, और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य। बाद में फिर उल्लेख ये मिलता है कि तेनाली रामा जो प्रधान थे विजयनगर साम्राज्य के, बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे, वेद विजन से वो काफी विभूषित थे। उनके द्वारा ये ज्ञान मुगलों के पास है, तेनालीरामा के थ्रू। राजा बिरबल ने इसमें रुचि ली, क्योंकि राजा बिरबल भी बहुत बड़े वेद के ज्ञानी थे, और बिरबल द्वारा इस ज्ञान को फिर से एक बार आगे बढ़ने का मौका मिला, जिसका प्रारूप, जिसका पूरी तरह से स्वरूप हमें मिलता है शाहजहां। तो ये ऐसा जर्नी है। तो फिर इसमें आपने क्यों ऐसा सोचा कि इसको आज हमको स्थापित करना चाहिए, या आपके दिमाग में ये कल्पना, मेरे दिमाग में ये कल्पना कैसे आई? हाँ। ये इसके लिए मुझे अपने स्कूल के समय पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके स्कूल के समय पे ऐसा था कि हमें एक कहानी थी, उस कहानी का नाम था लाल किले के आत्मकथा। उस लाल किले के आत्मकथा में सिर्फ एक पॉइंट मुझे मिला, और वो पॉइंट था कि जमुना मुझे छोड़ के चली। अच्छा, वो मुझे पता था। और बाद में जब मैंने ब्रह्मदेव उपाध्याय जी जो हमारे वाइस चांसलर थे उनके साथ जब डिस्कशन किया, तब मैंने कहा कि, तो उन्होंने मुझे पूछा जमुना कहाँ से बहती थी तुमने देखा? तो मैंने कहा हाँ, नॉर्थ ईस्ट से बहती। तो उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट से जमुना बहने का मतलब क्या है पता है? मैंने कहा नहीं, मतलब ये है कि वहाँ पे सप्त गुणवर्धिनी इफेक्ट, उसको नाम कहते हैं सप्त गुणवर्धिनी इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, और साथ ही में जीवंत शिव तत्व वहाँ पे।
यमुना में। हाँ, नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल का भाई। बाद में वो जमुना भूकंप के कारण दूर चली गई। उसके बाद शाहजहानाबाद का डिक्लाइन शुरू हो गया और बाद में जो मराठे आए, सिख आए, बाद में अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट था वो मेरे 7th के किताब में। अच्छा। और फिर मैंने एक वो जो डेफिनेशन वो वहाँ पे लगा कि इनविजिबल एनर्जी विच कंट्रोल द अफेयर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ विजिबल थिंग, कि मुगल अगर 400 साल हमारे देश पे अगर राज करते हैं तो उनके पीछे इनविजिबल एनर्जी कौन सी थी? कोई तो थी। फिर मैं उसके खोजबीन में निकला तो ध्यान में आया कि पूरा का पूरा जो शाहजहानाबाद कारमों का सूत्र मंडल पे बना और उस श्रेणी को जैसे शाहजहां बोल सकते, जहांगीर बोल सकते, ताराशुको बोल सकते, ये श्रेणी नरेंद्र श्रेणी के राजा को दर्शाता है। नरेंद्र तो स्थापत्य वेद में 8 श्रेणियों के राजा, जैसे 3 सुबह आपके पास है, सुबह का मतलब होता है स्टेट, तो आप राजा हो। 6 सुबह आपके पास है तो आप महाराजा हो। 9 स्टेट अगर आपके पास है तो आप अधिराजा हो। फिर उसके बाद आता है गजेंद्र, उसके बाद आता है महेंद्र, उसके बाद आता है हेमेंद्र, उसके बाद आता है नरेंद्र और आखिरी का है इंद्र जो ऊपर बैठा, जो भगवान का राजा। तो नरेंद्र जो श्रेणी है राजा की, उसके पास में 36 स्टेट्स होने चाहिए, 36 सूबा होने चाहिए। उस समय पे थे क्यों काबुल कंधार से लेकर म्यांमार हमारे पास। तो वो नरेंद्र श्रेणी के राजा के लिए स्थापत्य वेद में जो सूत्र मंडल रेकमेंड किया है वो कारमों का सूत्र मंडल। वो जब भी घर बनाएगा या उसका जो भी महल बनाएगा वो कारमों का सूत्र मंडल बनाना। बहुत ज्यादा डिटेल। तो फिर क्या होता है ना कि आज की दुनिया साइंटिफिक दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये लगता है ऐसा नहीं हो सकता, हमें साथ में तथ्य और प्रमाण चाहिए। हाँ भाई, अगर मैं कोई संकल्पना, कोई प्रिंसिपल को सामने पेश करता हूँ तो मेरे पास में उसका प्रमाण नहीं तो उसको नकार है। तो ये संकल्पना के आधार पर फिर मेरा रिसर्च कंप्लीट हुआ, फिर मैं प्रैक्टिस में आया। दिल्ली में मैंने कई सारे रिसर्च से ज़्यादा कई डिग्री की, इनकम टैक्स कमिश्नर हो गए, पुलिस कमिश्नर हो गए, यूनिवर्सिटीज में हो गए, चित्तौड़ में मेरा मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़ की मेरे हाथ की, गाजियाबाद की मेरे, रायपुर भी बनाई थी वो बाद में ये हो गया। तो कहने का मतलब है हर जगह पे हमको यश मिलता है। फिर आखिरी में जब हम आए तो ध्यान में आया कि मैं कितना नाकाम। एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आ जाता है कि मेरी जूनियर मुझे बोलती है कि सर इसके बाद प्रोजेक्ट बदलो, हम करेंगे कहाँ से करोगे, समय की कमी, समय तो देखते 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 फिर ये मन में विचार आया कि अपने जैसे कम से कम 20-25 लोगों की टीम हमारे पास होनी चाहिए। अब 20-25 लोगों की टीम हमारे पास होनी चाहिए, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे 20 साल लगे। तो हम लोगों ने ऐसे तरीके का कोर्स डिजाइन किया कि कम से कम 20 साल तो नहीं, वो 2 साल में तो भी एक लेवल तक पहुंचे। और जो ऑब्जेक्टिव है जिसकी आप बात कर रहे थे, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें कि जैसे 1990 डिस्पाइट ऑफ कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, चाइना ने फॉर्म फॉलोज फंक्शन इस लैंग्वेज ऑफ आर्किटेक्चर को वहां से हटा और उसकी जगह पे आइचिंग को, और उस आइचिंग के लैंग्वेज ऑफ आर्किटेक्चर पे बाद में चाइना में 10 सिटीज बने, जैसे हांगकॉन्ग आइचिंग पे बना, न्यू शांघाई आइचिंग पे बना, यूनान आइचिंग पे बना, वुहान आइचिंग पे बना। देखते देखते चाइना बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इतना फर्क पड़ता है। तो उसी के तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि स्थापत्य वेद लैंग्वेज ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया में एस्टैब्लिश। हम क्यों मीटर फुट में बात करें? चाइना में, जापान में तो मीटर फुट नहीं है, वहाँ पे अपनी यूनिट्स है, टाटा भी है, हमारे स्थापत्य वेद में अमूल है, हस्त है, सब कुछ है, तो मीटर फुट क्यों चला जाता है?
क्योंकि वो चलते आ रहा है ना, चलते आ रहा है, तो वही तो रोकना किसी ने पड़ेगा। बोला ही नहीं कभी वही कि तो इसको रोकना चेंज पड़ेगा। करो। वही तो रोकना। तो ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारी संकल्पना है। और आज के दौर में आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स बनते हैं हम लोग। आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स को स्थापत्य वेद के सूत्र मंडल के प्रिंसिपल्स यानी नॉलेज तो है, लेकिन स्किल्स भी होने चाहिए। उसको अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो स्किल्स पढ़ाने के बाद वो बन जाएगा स्थपति। वाह, वो बन जाएगा स्थपति। अब स्थपति बनने के लिए टोटल स्थापत्य वेद में 12 स्थपति लक्षण बनते हैं। वो ड्रिंक्स नहीं कर सकता, वो नॉनवेज नहीं खा सकता, डेली उसको योगा करना है, उसकी सुषुम्ना नाड़ी जागरूक होनी चाहिए। यानी ये सिर्फ इंजीनियरिंग, आज हम जो कहते हैं कि इंजीनियरिंग, पिछले वक्त मैंने एक मजाक पढ़ा था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब पहले साल जाता है वहाँ पे हॉस्टल में, तो तेल की बोतल रहती, साबुन और बिस्किट के पुडे रहते, और 2 साल के बाद में बोतल भी बदल जाती है और जो पैकेट है वो भी बदल जाता है। तो आपके कहने के हिसाब से जो स्थापत्य भी बनेगा उसको इन सब बॉटल पैकेट इन सब से नहीं, अब हम दूर रहना है। देखो ऐसा नहीं किया तो पर्सनलाइज विषय है हर एक के लाइफ। नहीं, हाँ, लेकिन मेरी जूनियर है निकिता। मैंने उसको पहले, मेरे कई जूनियर है, लेकिन निकिता को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसको मैंने कहा था कि मुझे नॉनवेज नहीं चाहिए। अगर तुम्हें नॉनवेज ये करना है दैट इज योर प्रॉब्लम, मेरे साथ काम नहीं करना, इस लेवल पे काम मत करो, मैं तुमको सुपर दे सकता। अच्छा, तो 2018 में उसके पेरेंट्स मेरे पास है, उसका हस्बैंड मेरे पास है, उसके साथ ये नॉनवेज छोड़, क्या बात है। यहाँ तक कि इसने अंडा खाना छोड़। अब सवाल ये उठता है, आप सवाल पूछेंगे क्यों ये मैंडेटरी, हाँ, वही मैं अभी उसी पे आ रहा क्यों ये था। मैंडेटरी? उसका बेसिक रीजन ऐसा है कि हमारे शरीर में टोटल जो योग सूत्र में बताया गया है, अलग बताया गया, टोटल 3 नाड़ियों का सूत्र हमारे शरीर में है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी ये वेद को, कोई भी वेद से संबंधित जो विज्ञान, चाहे आयुर्वेद, चाहे नाट्य वेद, चाहे धनुर्वेद, चाहे स्थापत्य वेद, उसको ग्रहण करने के लिए आपको सुषुम्ना नाड़ी की जरूरत है। वो प्योर होना चाहिए। अगर आपके शरीर में सुषुम्ना नाड़ी का संचार है, सुषुम्ना नाड़ी का बल है, तो आप किसी भी वेद विज्ञान को ग्रहण भी करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष या खानपान विशेष के खिलाफ हूँ, लेकिन ये चीजें जरूरी है। आपके शरीर के अंदर में 1% भी तामसिक सिस्टम काम नहीं करता। नहीं, ये आप इसकी ये रिक्वायरमेंट हाँ, है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते सर। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको, हम कहते हैं कि कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको ये सब चीर-फाड़ देखनी पड़ेगी शरीर की। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मुझे खून देखने के बाद चक्कर आता है, ऐसा नहीं बोल सकते, फिर आप डॉक्टर मत बनिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। वैसे आपके तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमने इसको पहले 1.5 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के तहत शुरू किया है और हमारी ऑनरेबल राष्ट्रपति महोदया से विनती है कि आने वाले समय में इसको एमटेक लेवल पर हम लोग लेके जाएं, दोनों के लिए, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स। और जो ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको पहले बताया, सिंपल ऑब्जेक्टिव कि लैंग्वेज ऑफ आर्किटेक्चर हमें चेंज। इतना सब किया है आपने, तो आज ठीक है, आज आपको लोग इसमें वाहवाही भी करते होंगे, आज लोग आपको इसमें मानते हैं, लेकिन जब शुरुआत की थी या जब आपने किसी से इसके बारे में बात किया हो, तो जाहिर सी बात है लोगों ने बोला होगा है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बिल्डिंग बनने से थोड़ी कोई 400 साल राज करता है। तो इसमें लोगों ने आपको पीछे भी खींचा होगा, कई बार हंसे भी होंगे, या कई बार लोगों ने बोला होगा कुछ भी कर रहा है क्या, तो इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, अपना काम करना, उसमें पैसा कमा। तो वो जो आपको जो बीच में लोग आते हैं, उसको आपने कैसे उसको पीछे छोड़ के आप आगे कैसे बढ़े, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, एक बात है कि मैं इतना मानता हूँ
2002 में मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था जबलपुर के बेदी कॉन्फ्रेंस में, वो टर्निंग पॉइंट है मेरे जीवन। तो पेपर प्रेजेंट मैंने ये किया था, मुझे कहीं तो भी संशय था मन में कि ये शाहजहानाबाद या मुगलों की स्टोरी कोई नॉर्मल नहीं, ये कोई पैरानॉर्मल, इसके पीछे कोई पावर है। ऐसे ही 12,000 लोग हिंदुस्तान में आते हैं और 400 साल राज करके जाते हैं, हम लोग को नहीं वो तो है। इसके पीछे कोई पावर है, वो पावर को हमें खोजना। तो मैंने पेपर प्रेजेंट किया था जबलपुर के बेदी कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे 3 लोग थे, माननीय RSS सुप्रीम कोर्ट सुदर्शन, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और गवर्नर थे भाई महावीर। वो पेपर प्रेजेंट करने के पश्चात उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारी क्या प्लान है। उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूँ विदेश जाके पढ़ाई करूँ, मुझे इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर में काफ़ी रुचि है। तो उन्होंने कहा कि क्या होता है इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर, फिर ये क्या करो। मैंने कहा कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में अगर मैं किसी को ये बोलता हूँ 5,000 साल पुराने एक स्थापत्यवेद या इसमें अगर मैं करियर करना चाहता हूँ, एक तो पागल करेंगे, पागल करेंगे, दूसरा मेरा फाइनेंशियल लेवल जो है वो डाउन है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुमने इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करना चाहिए और भी कई तज्ञ लोगों से इसके ऊपर विचार विमर्श करके तुमको सोचना चाहिए। मैं दिल्ली में 2002 में गया, तो से शुरू होता है दिल्ली का जाना, और मैं 2 साल रहा आदरणीय तत्वों में हिंदी के लिए। मेरे नाना जी रहते थे, फादर के सगे मामा, उनके ध्यान तक मैं वही रहता था, उनसे रेगुलर इंटरेक्शन होता था। उन्होंने तुरंत कहा कि ये विदेश जाने का बिल्कुल उतार दो, तुम्हें इसमें काम करना है, जो होगा हम देखेंगे। ये 2004 में उनका देहांत हो गया। 2005 में मेरा RSS सुप्रीमो सुदर्शन से पहला वार्तालाप हुआ। 2006 में मैंने RSS रिकॉर्ड शुरू किया। हैरानी की बात 2006 में मेरे पास में 1998 में लिया हुआ बजाज चेतक स्कूटर, ठीक है, बजाज दिल्ली में दिल्ली में बाइक थे मेरे पास, और ज़्यादातर मैं बस या उस समय ऑटो थे। तो जब इसमें एक्चुअल वर्किंग चालू हुई और जिस तरीके की सुनामी मेरे गाँव में आई, तो आज भी मुझे याद है, मैं सुदर्शन जी को जब मैंने बाइक कंप्लीट करके हैंडओवर करने गया 2008 में, तब मेरे पास में स्कोडा लॉरा खुद की, होंडा सिटी और दिल्ली में एलांटा, 3 गाड़ियाँ आ चुकी थी। उस समय की स्कोडा लॉरा नागपुर में खरीदने वाला मैं दूसरे नंबर पर, मेरे पास 3 ड्राइवर। तो सुदर्शन जी बाहर देखने आए कि मुझे देखना है तुम्हारी स्कोडा लॉरा कैसी है। मैं अपने विषय में बताना नहीं चाहता। उसके बाद प्रैक्टिस में मैंने ध्यान दिया और मुझे लगता है कि मुझे कभी पैसे की कमी, मैंने सोचा भी नहीं कि ये क्या होता है। क्यों? क्योंकि इसके डिमांड और सप्लाई रेशो में इतनी गैप है। हर व्यक्ति को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हर व्यक्ति को हेल्थ चाहिए, हर व्यक्ति को वेल्थ चाहिए। तो व्यक्ति किसी भी हद तक, खास करके जो बिजनेस क्लास होता है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। तो इनका कई एस्ट्रोलॉजर शोषण करते हैं, कई बाबा वो शोषण करते हैं, कई वास्तु वाले शोषण करते हैं। ये गिरा तो वो गिरा तो उससे प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता। तो हमने एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्रैक्टिस शुरू की। ऐसा गाड़ी आती है, मेरा तो ग्लैमर भी चला गया है कि अपने पास गाड़ी होनी चाहिए। एट एज ऑफ 26-27 मेरे पास 3-3, 4-4 गाड़ी, 5-5 गाड़ी, 3-3 जने ड्राइवर। तो मेरा संघर्ष जो चला वो 2007-8 तक बहुत तेज संघर्ष, लेकिन अभी जब जैसे फिर एक फाइनेंशियल लेवल बढ़ जाता है तो फिर टिकट टिप्पणी करने से तो वैसे बंद कर, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपने जो बोला अभी कि गाड़ियाँ थी, ये मैं इसको अलग तरीके से लेता हूँ। आपका ये अहंकार वगैरह मैं इसको नहीं मानता।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विषय है, इस विषय में काम करने से यू कैन अर्न मनी, Yes. जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी भी देगा और एक फेम भी देगा और कुछ अलग करने का समाधान भी नहीं, देगा। मैं आपको आपके सवाल पूछे इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बोल रहा हूँ। मेरे अधिकांश जो मित्र थे हाँ 2002-2003 में, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी में चले गए। कोई यूएस चला गया, कोई यूके चला गया, क्योंकि आईटी में वो रास्ता संभव। तो उनका जो फाइनेंशियल लेवल था, मेरा था उसमें बहुत बड़ी गैप। किसी के पास में गाड़ी आ गई, किसी का कोई फ्लाइट से जाता था, लेकिन मैं तो कहीं से नहीं, क्योंकि मैं रिसर्च में काम कर रहा था और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये नॉलेज को अप्लाई कहाँ से करें, कैसे। वो जो एक डायरेक्शन आया, वो आफ्टर RSI हेडक्वार्टर में जब काम करना शुरू किया, उसके बाद एक डायरेक्शन, फिर हम लोग धीरे धीरे दिल्ली में स्थापित हुए। और मैं एक हमेशा आपको ये कहूँगा कि आपकी पहचान जो होती है, वो होती है आपका नॉलेज और स्किल। अगर वो हटके है, ठीक है, हटके है, उसको समय लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से मिलता है, समय लगता है, लेकिन एक समय के बाद में सारी सीमाएं कछुए समान चलता धीरे है, आखिर में और चलता वही। एक वक्त ऐसा आता है कि आपको बोलना पड़ता है कि अब मैं कोई भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट लेने की इसमें आज सिचुएशन में कितना काम करेंगे। बराबर। यानी वो जो संघर्ष हुआ, वो जो लोगों ने पैर खींचना चाहा, या जैसे आप बोल रहे हो कि आपके फ्रेंड्स फ्लाइट से जाते थे, आप ट्रेन से जाते, तो उसमें तभी मन में ऐसा आया कि यार मैं कहीं करूँ तो नहीं कर रहा। वो उस पे कैसे हाउ यू ओवरकम। मेरे मन में भी आया, मेरे परिवार के मन में भी। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दुनिया तो बोलते रहेगी, लेकिन हमारे लिए खुद और परिवार, तो उसमें से हाउ यू ओवरकम। लेकिन मैं अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, हाँ, काम भी था आपका और विचारों पे मेरा कॉन्फिडेंस था। एक दिन तो अपना ऐसा तो बहुत होगा, भगवान इतना भी बुरा नहीं, वो तो है। भगवान इतना भी बुरा नहीं। हम लोग साधक, मैं साधना करता दत्तात्रेय भगवान। तो हो सकता है दूसरी बात, एक और बात आपको बता दूं कि पानी को पाने के लिए जो पानी है, कुआं तो खोदना पड़ता है। तो मैं ये समझता था कि जो प्रोसेस हो रहा है, ये मेरा कुआं खोदने का हो रहा है। हाँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि नीचे पानी एक बार लग गया तो पानी है, वो कुआं कहता है। मेरे हिसाब से ये जो बात है ना, ये आज की जनरेशन को सीखना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो हमारा चल रहा है, वो आप समझ सकते हो कि कुआं खोदना है, जैसा आपने बोला, और एक दिन पानी लगेगा। ये दूसरी पक्का। बात मैं सबको आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सक्लूसिविटी आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर कुछ सब नहीं लोग है। जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, मैं भी नहीं। मुझे ऐसा नहीं, हर एक का अपना अपना चॉइस रहता है। मैं टोक्यो रह चुका हूँ 3 महीने, मैंने भी फॉरेन कल्चर देखा। एक समय बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये मुझसे नहीं। मेरा इंटरेस्ट अपने शास्त्रों में, अपने संस्कृति में, और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मैं जुड़ूँ। बाद में जब एक सर्टन लेवल पे आने के बाद फिर हमारा डिसीजन होता है कि नहीं ठीक है, अब हम इसका प्रचार प्रसार करें। तो ये शुरुआत हमने ये कोर्स बना दिया। तो अभी जब ये कोर्स लागू होगा रामदेव बाबा कॉलेज में होगा, तो ये कोर्स क्या एक किसी शाखा का भाग रहेगा, या ये अपना अस्तित्व बनाएगा आगे आने वाले समय में इसका अपना अलग अस्तित्व होगा, या किसी शाखा का भाग बन के ये रहेगा? जैसे PR या बीटेक हम लोग पढ़ते हैं 4 साल बाद, हमें पढ़ाया जाता है लैंग्वेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो है फॉर्म फॉलोज फंक्शन। ठीक है, फॉर्म फॉलोज फंक्शन मैंने 5 साल पढ़ा। 5 साल पढ़ने के बाद मैं स्थापत्य में आया, तो मुझे ऐसा है कि जैसे आपने MBBS किया और फिर आप आयुर्वेदा पढ़ रहे हो। अच्छा, ये टोटल अलग हो जाता है। अलग ही है, ये वर्ल्ड ही अलग है। बराबर।
ठीक है, लेकिन उसको समझने में और समझने के बाद में उसको अप्लाई करने को 20 साल। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ तो हम लोग आदरणीय महामहिम से हमारा एक निवेदन रखेगा कि आप BArch या BTech की लैंग्वेज ऑफ आर्किटेक्चर जो है शुरुआत में, जो आज फॉर्म फॉर्मस फंक्शन है, उसको ही बदल दीजिए। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग है, हम उसका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर नए से बनाएंगे और सब कुछ बना सकते हैं। आपको किसने कहा कि नहीं बना सकते? स्थापत्य व्यक्ति समारंभ सूत्रधार जो टेक्स्ट है 116 मंजिल कैसे बनाना पूरा इसका आकर अगर हम लॉजिक प्रॉपरली डेवलप करें उसमें तो हम एयरपोर्ट बना सकते। मुझे मौका अभी तक आया नहीं एयरपोर्ट बनाने का, लेकिन जब आएगा वेदा के सूत्रों को लेकर एयरपोर्ट सब कुछ भी बन सकता है। सुनने में ही आज तक कभी हमने ये बातें सुनी ही नहीं, और ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि जैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिक्सअप हो रहा है। ऐसा मुझे अभी जब से मैं ये बात सुन रहा हूँ कि लुटियंस दिल्ली हो गई या शाहजहानाबाद हो गया या फिर हैरानी करने वाले तो कई सारे बिजनेसमैन हैं। दिल्ली और शाहजहानाबाद तो एक हो गया। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी स्पिरिचुअल सल्तनत है, स्पिरिचुअल एस्टेब्लिशमेंट, वो है वेटिकन सिटी। आप अगर वेटिकन जाते हो, खास करके उसका जो मेन सोल है वो है सेंट पीटर्स कैथेड्रल या बेसिलिका बोलते हैं उसको। सर आप सेंट पीटर बेसिलिका का मैप उठा के देखो और खजुराहो में स्थित कांड्रिय महादेव का मैप देख लो, दोनों मैप एक ही। क्या बात कर रहे हो? दोनों मैप एक ही। अब कौन किस पे बना है ये तो? पर ये तो विवाद का विषय है कि हमने उनसे लिया है, उन्होंने हमसे लिया है, वो तो विवाद का विषय है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कहाँ खजुराहो और कहाँ वेटिकन सिटी? ये मेरे ख्याल से दोनों कम से कम 2000 साल पहले तो बने, और ये दोनों एक ही, इनका मैप एक है, ऐसा कहना है। इनका जो सूत्र मंडल है, सिर्फ वेटिकन का जो सूत्र मंडल है वो खजुराहो के सूत्र मंडल से और एडवांस है। इसलिए 54 देशों में पोप की सत्ता चलती। आज 1.5 लाख एकड़ जमीन अकाउंटेड उनके पास है। 1.5 लाख एकड़ यानी पूरे वर्ल्ड में 54 देशों में अगर उसको एक सम्मिलित किया जाए तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनता है। ये आपने एक अलग ही डायरेक्शन दे दिया है इसको। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आता कि मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही है। आज तो ठीक है, आज हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन के साधन है, या फिर हम लोग मोबाइल पे ये भेज सकते हैं, हम लोग डिज़ाइन भेज सकते हैं। तब ये ऐसा हुआ मीन्स इसका कुछ तो बेस हुआ। ये जो स्थापत्य है, हम लोग इसको स्थापत्य शास्त्र करके ही बोलते थे आप, जितना हमको मालूम था आर्किटेक्चर का मराठी रूपांतर या हिंदी रूपांतर स्थापत्य शास्त्र। लेकिन ये वेद के हिसाब से जब आप बोल रहे हो तो ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है पूरी तरह से। पूरी और तरह से। हमें इसी को वापस हमारे लिए अब आगे बढ़ा। हाँ भाई, तो इसमें हमारे शास्त्र का उपयोग किन्हों नहीं किया? हमारे शास्त्रों का उपयोग मुगलों, हमारे ऊपर 400 तक हमारे शास्त्र का उपयोग आगे जाके। और एक हैरानी वाली बात मैं कहूँगा, मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे किताब में आ रही, लेकिन मैं बोल देता हूँ, उसके अंश मेरे किताब में आप पढ़ेंगे। पूरा का पूरा लंदन सिटी, खास करके जो 18वीं शताब्दी में बनी इवोल्यूशन ऑफ लंदन इंक्लूडिंग बकिंगहम पैलेस, पूरा का पूरा सूत्रमंडल का है। क्या बात है? बकिंगहम पैलेस पूरा लंदन वैसा। शाहजहानाबाद में एक सूर्य सूत्र को लगाया है, एक सूर्य सूत्र होते हैं अलग अलग, उसमें एक सूर्य सूत्र को शाहजहानाबाद में लगाया है। तो आपने देखा कि 400 साल तक मुगलों की सल्तनत चली। कहाँ से? काबुल कंधार से लेकर म्यांमार। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि 24.8 यानी लगभग 25%
अर्थ थे कभी अंग्रेजों की सल्तनत चली, अंग्रेजों का राज। कहाँ से? अलास्का से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, पूरा अफ्रीका। उनके इसमें सूर्यास्त नहीं होता था। सूर्यास्त नहीं होता, क्यों नहीं होता? कितने अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान? 150-200 लोग आए थे पहली बार। 150। कितने मुगल आए थे हिंदुस्तान में? 12 तो 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 करोड़ पे 400-400, 200 साल वो आज कैसे कर सकते? दो ही चीजें हैं, या तो हम बेवकूफ, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो कब आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। नहीं, बेवकूफ नहीं है। अगेन मैं कहूँगा एन इनविजिबल एनर्जी विच कंट्रोल द अफेयर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ विजिबल। मैं अगर इवोल्यूशन ऑफ लंदन का मैप उठा उस समय 18वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का, लगभग वर्ल्ड वॉर II के पहले तक, तो समझ में ये आता है पूरा का पूरा लंदन सिटी जैसे शाहजहानाबाद एक सूत्र मंडल पे बना था, पूरी की लंदन सिटी जो है वो 4 सूर्य सूत्र पे बनी। तो वो तो काफी अजय फिर इस तरीके से वो उस वजह से हो गए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जितना इसमें हाँ, मैंने कहा ना कि जितना ये तो ऐसा ऑप्शन है कि जिसका कोई तल नहीं है, आप जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, समझ में नहीं आता। बस ये है, अब ये है हमारा एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा स्थापत्य है, ये हमारा शास्त्र है। विदेशियों ने और कई लोगों ने इसमें संशोधन करके हमारे ऊपर राज किया। अब ऐसा नहीं होगा, हम इसको हमारी शिक्षा प्रणाली में लागू करेंगे और ये वक्त आ गया है कि अब इसके बाद हम लोग अपनी दशा और दिशा की तरफ बढ़ें। तो इसमें अब एक थोड़ा सा होप देख के मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर हम इसका इस्तेमाल अपने लिए करें तो क्या आगे जाके हम भी राज कर सकते हैं? हमारी तो योजना ही वही, मैंने आपको सिंपल बात कही ना। देखो, दो बातें हैं कि शाहजहानाबाद में क्यों बार बार शाहजहानाबाद क्यों कहा? शाहजहानाबाद एक नरेंद्र श्रेणी के राजा की है बना हुआ सूत्रमंडल, तो कानून का सूत्रमंडल। वो वहाँ जाने के बाद अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखोगे तो धीरे धीरे हर क्षेत्र में मुगल फैलते गए। पेशावर आ गया हमारे पास, लाहौर आ गया हमारे पास, इधर में उड़ीसा से लेकर वो पूरा पार्ट कवर कर लिया, बंगाल वगैरह साइड। और देखते 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 जो सबसे टफेस्ट पार्ट, हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट पार्ट जो कभी भी सरेंडर नहीं कर, वो है काबुल खंडार। वो काबुल खंडार में सरेंडर कर। इसके उल्टा जब लिफ्टिंग दिल्ली बनी, सबसे पहले तो हमारे से काबुल खंडार दूर चला, म्यांमार दूर चला, तो 15 साल में और पाकिस्तान दूर चला गया, कश्मीर का एक पार्ट चला गया, बांग्लादेश दूर चला गया। और जब समय पे 17वीं शताब्दी में हमारा 33% GDP था, अंग्रेज जो देश छोड़ के चले गए वो GDP 0.3% पे आ गया। कितनी दरिद्रता आ गई। तो ये वास्तविकता है। किसी भी शास्त्र, किसी भी वेद विज्ञान को अगर आप लागू करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, उसको उसका विश्लेषण करना चाहते हो, तो आपको तथ्य प्रमाण के आधार पर जाना उसके बगैर तो इस शास्त्र की ताकत हमने देख ली। अब समय आया है कि हम इसका उपयोग हमारे देश के लिए। क्या बोलूं मैं अभी, एक्चुअली ये तो ये बहुत बड़ी बात है और आपका विजन बहुत बड़ा है। और जहाँ तक अभी हम लोग इसके पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जब मैं आपसे मिला और अपनी बातें हुई, तब आपने कहा कि आपके ऊपर 4 लोगों ने विशेष प्रेम उनका आपसे रहा है। उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। शुरुआत मैं अगर करूँ तो सबसे पहला जिनसे मैं प्रभावित हूँ वो थे दत्तो भट्ट, जिन्होंने मुझे पक्का किया कि वो विजय विदेश का नाटक बनकर और स्थापत्य में उनको काम करना है। दत्तो भट्ट ठेंगड़ी RSS के प्रचारक हैं। RSS के प्रचारक थे, संस्थापक थे, भारतीय मजदूर थे। दत्तो भट्ट ठेंगड़ी, हाँ
उसके बाद उन्होंने ही मुझे ब्रह्मदेव उत्पादन जो वाइस चांसलर थे उनके साथ जोड़ के मैंने काम किया। उसके बाद जो एक और प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आया जिन्होंने मेरे जीवन की दिशा और दशा बदली वो थे आदरणीय सूरज सिंह जी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्चुअल काम करने का मौका दिया और वो भी इतने बड़े स्तर पर RSS हेडक्वार्टर पूरे देश के संगठन का ये करता है। आपको एक छोटा सा वाक्य उनके इसमें बहुत बड़ा भरोसा उन्होंने आप पे भरोसा दिया। वाक्य बताता हूँ कि हम अगर कोई प्लानिंग करते हैं सूत्रमंडल में तो मुझे वो पर्टिकुलर जो ओनर है उसके बर्थ डिटेल्स और उसका ऑक्यूपेशन चाहिए। आपके लिए जो भवन बनेगा वो इनके लिए नहीं बनेगा, सबका अलग अलग होगा। तो ये बनाने के बाद मैंने आदरणीय सूरज सिंह से कहा कि मुझे आपके बर्थ डिटेल्स, तो मुझे वो ऊपर ले गए और ऊपर एक हॉल था तो उन्होंने कहा कि ये हॉल यहाँ पे 5000 संघ के प्रचारक बैठते हैं, डिसीजन वो लेते हैं, साइन मैं तो क्या सबके आपको होना? तो मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में मैं बड़ा विचलित हो गया तो उन्होंने सूरज ने कहा कि मुझे आज से बेटा मुझे आज से लिख के चाहिए। मैंने कहा मैं टाइप करके देता हूँ। मैंने कहा मैं फिर से मुझे संस्कृत में चाहिए और हाथ से लिख के रिपोर्ट चाहिए। मैंने संस्कृत में हाथ से लिख के रिपोर्ट उसके लिए आपने संस्कृत सीखा बहुत ज़्यादा नहीं था, संस्कृत भी था, कुछ विषय उसमें इंग्लिश में भी मैंने कोट किया क्योंकि नया था ना बिजनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो बनाना बच्चा बना देंगे, उसके लिए भी लिखना पड़ता। तो आखिरी में मैंने जो आखिरी पेज था उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी वो रिपोर्ट लीक हो गई मीडिया के पास। कैसे लीक हो गई? सारे अखबारों में छप गया, मेरे पास में पूरी टीम आके गई। उसमें आखिरी पन्ना ऐसा था कि हम यहाँ पे चतुष्शाला सूत्रमंडल अपनाने जा रहे हैं और इस सूत्रमंडल पे अगर RSS हेडक्वार्टर बनता है, बनने के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आने वाले समय में कौटिल्य की भूमिका निभाएगा। अच्छा हाँ, और अब तक चंद्रगुप्त लाल किले पे तिरंगा फहराने के लिए खड़ा है। शुभम भवन और नीचे में मैंने साइन आपको रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट है मेरे पास। तो सबने मुझे पूछा आप ज्योतिषी हो, आप कोई बहुत बड़े बाबा हो? मैंने कहा फिर सौभाग्यवश वो जो मेरी मैं प्रोफेशन नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कोई बाबा हुआ तो नहीं, ये जो हमने लिखा था वो सही में आया। आज देखो कौटिल्य की भूमिका RSS निभा और चंद्रगुप्त मौर्य को नरेंद्र मोदी लाल किले पे विराजमान। तो मुझे बाद में जब पूछा गया कि आपने ये प्रोफेसी ये प्रेडिक्शन किस बेस पे किया था, तो मैंने कहा देखो मैंने प्रोफेसी या प्रेडिक्शन नहीं किया था, मुझे अपने सूत्रमंडल पे भरोसा था, मुझे नॉलेज पे भरोसा था और जो स्किल को हम लोग वहाँ पे लगाए उसके ऊपर भरोसा था। ये कोई ज्योतिष नहीं है या कोई ऐसे मेरे मन से निकली भविष्यवाणी नहीं। तो आपने किसी का नाम तो दिया नहीं था उसमें? मैंने किसी का मैंने चंद्रगुप्त का नाम और चंद्रगुप्त तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। तो सुदर्शन जी ने मुझे काम करने का मौका दिया। मैं कभी उनको हमेशा मानता हूँ कि एक डायरेक्शन और एक लाइफ का मोड उन्होंने चेंज किया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव जो आया वो आदरणीय चीफ जस्टिस बोबड़े शरद बोबड़े की वजह से। उनसे मेरा वार्तालाप हुआ और एक बात पे हमारी सहमति, उनको जानना था कि मुगल हिंदुस्तान में क्यों बने। उन्होंने कहा कि मैंने राम मंदिर के विषय में उनका जजमेंट करा, मैंने बाबर के बारे में पढ़ा, मैंने पढ़ा ये पढ़ा, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बाबर को बुलाया किसने। बाबर ऐसे नहीं आया कि बाबर लुटेरा नहीं। तो मैंने उनको एक किताब है मेरे पास, उसमें का विश्लेषण बताया और ये कहा कि बाबर को हिंदुस्तान में आमंत्रित करने वाले थे गुरु नानक देव। तो एकदम से वो ये हो गए, अरे मुझे तो पता ही नहीं। फिर सवाल ये उठता है कि गुरु नानक देव ने बाबर को आमंत्रित क्यों किया, उसका रीजन था। गुरु नानक देव को एक बात पता चल गई थी कि 500 साल से हमारी लड़ाइयाँ हुई
और लड़ने वाले कौन है? जाट, राजपूत, गुर्जर, हमेशा फ्रंट लाइन कहा जाता है उनको हाँ, इस देश हाँ, की। हाँ। और हमेशा एक 500 साल की लड़ाई में हमारी यंग जनरेशन ही खत्म हो। चित्तौड़ में ज्वार होते थे, ज्वार होता था। आपको पता है दिल्ली कितने बार लूटी गई हर जगह पे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये विचार आया गुरु नानक देव के मन में कि लोहे को लोहा काटेगा, सांप का जहर सांप ही होता है, इसलिए पठानों से लड़ने के लिए उज़्बेक को उठाया। और यानी उसने उन्होंने अपने कंट्री के अच्छाई के लिए बुलाया, ऐसा उसका रीजन ये हो गया कि पठान और उज़्बेक आपस में लड़ाई में 200 साल तक एंगेज हो गए और हमें सांस लेने का मौका, जो हमारी यंग जनरेशन खत्म हो गई थी, राजपूतों की, जाटों की, गुर्जरों की, या जो भी नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उनको एक मौका मिल गया और 200 साल में हमारी जनरेशन पर वो विजन गुरु नानक देव के पास। तो जब ये वाकया हुआ पेशावर में, सैयदपुर में यह वाकया मिलता है, गुरु नानक देव और बाबर का संभाषण, 3 शर्तें गुरु नानक देव ने बाबर के सामने रखी। सबसे पहले, तुम हिंदुस्तान में कन्वर्शन नहीं करो, पूरे हिंदुस्तान में काउ स्लॉटरिंग बैन हो। और तीसरी शर्त, किसी भी मंदिर को तुम नुकसान नहीं पहुंचो। तो बाबर ने कहा था कि आपकी जो तीसरी शर्त है उसमें मेरा एक ही ऑब्जेक्शन है, मैं चूंकि वो इस्लामी था तो मैं किसी भी मंदिर को नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं किसी मंदिर को नुकसान भी नहीं पहुंचा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसने ये उनको कमिटमेंट किया था कि मैं किसी भी मंदिर को नहीं बनाऊंगा, लेकिन किसी भी मंदिर को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो बाबरी मस्जिद का जो गिराना था वो बाबर का डिसीजन नहीं था, वो मेरे बाकी का अपना डिसीजन था। बाबर ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, यही मैं बोबड़े साहब से डिस्कशन करने गया, फिर उन्होंने मेरा पूरा नजरिया चेंज किया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतना नॉलेज है, तुम क्या करते हो? मैंने कहा प्रैक्टिस करता हूँ, पैसा कमाओ। उन्होंने कहा पैसा तो कोई भी कमाओ, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो फिर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का लक्ष्य मुझे होगा सर। फिर उन्होंने कहा कि इसका जो स्पिरिचुअल एंगल है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं श्री श्री के पास, श्री रविशंकर जी के पास। श्री रविशंकर जी के पास में मैं पूरा 7 दिन, रात को 10 बजे से लेके 2:30 बजे तक हम लोग बैठे, 6 दिन 7 दिन। 7 दिन में उन्होंने पूरा मेरा नजरिया चेंज किया। उन्होंने कहा अभिषेक पहले इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करो, बाद में इसको कॉर्पोरेटाइज करने का आप सोचो। फिर वहां से आने के पश्चात मैंने 6 महीने दिन रात इस कोर्स को डिजाइन किया। और हमारे, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, इस कोर्स में हम लोग अपार्टमेंट से लेके एयरपोर्ट तक और देवालय चंद्रिका में शिवालय से लेके वैष्णवालय से लेके जिनालय, सैनिक और मस्जिद चर्च तक पढ़ा। क्या बात, पूरा इट इज ओपन फॉर ऑल, क्योंकि हमको उसको वर्ल्ड वाइड लेके जाना है। और स्थापत्य वेद का जो एप्लीकेशन मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे वेटिकन, जैसे क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट, तो वहाँ पे स्थापत्य वेद के ऊपर बना, शाहजहानाबाद मुस्लिम डोमिनेटेड, तो फिर स्थापत्य वेद को धर्म की और किसी की तो सीमाएं तो थी नहीं पहले से। ये धर्म के बाहर की चीज है, इसका कोई किसी धर्म से लेना देना नहीं। तो इसलिए हमने सारी चीज़ों को इसमें अपनाया है। बाद में इसका कॉर्पोरेटाइजेशन करने का जो विषय था उसके बारे में मेरी डिटेल चर्चा हुई रतन टाटा के साथ। अच्छा, रतन जी ने इसका पूरा रास्ता बनाया। खुद भी एक तरीके से आर्किटेक्ट, लंदन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़े हुए, तो JRD की वजह से हिंदुस्तान में वरना शायद वो वहीं से पढ़े। उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर आया। और आखिरी में जब इन सब का जो आप अनुभव हुए या इनका जो डायरेक्शन थे, इनके जो सजेशंस थे, उसको अपनाते हुए हम आखिरी में राष्ट्रपति महोदय से मिले। हाँ, वो उसी पे मैं आ रहा हूँ कि राष्ट्रपति के साथ, महामहिम राष्ट्रपति अपनी जगह उनके
के साथ जो आपकी मुलाकात हुई वो अवर्णनीय उसका अवर्णनीय है। उसका अनुभव इसलिए अवर्णनीय है क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जिस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो मेरे मन में कई सारे सवाल हैं कि मैंने उनको कितना विश्लेषण करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, बातें समझ में आएंगी नहीं आएंगी। हमें टोटल वहाँ पे 45 मिनट दिए है, हो सकता है मीटिंग 5 मिनट में खत्म हो जाए, ऐसे मेरे मन में कर सकते। लेकिन जाने के पश्चात मैं भी हड़कंप में आया। राष्ट्रपति महोदया को कोई भी फीडिंग पहले से नहीं, ब्रीफिंग नहीं की, विषय उनके पास नया तो उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसमें संवेदनशीलता बताई, इसमें रुचि बताई, कई सवाल मुझसे पूछे। मुझे अभी सवाल उनका ध्यान में आ रहा है। उन्होंने कहा अभिषेक सब ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये कोर्स करने के पश्चात हमारे स्नातकों को, हमारे आर्किटेक्ट्स को, हमारे इंजीनियर को क्या उपलब्धि है, उसको अपॉर्चुनिटी क्या है? तो मैंने कहा इसका जो रोल मॉडल है आप मेरे को, जैसे अपॉर्चुनिटी मेरे पास है वैसे हमारे बाकी विद्यार्थियों के पास है। और डिमांड सप्लाई रेशो में आप देखना, अभी पूरा वर्ल्ड ये वास्तु और फेंग शुई द्वारा छाया गया, लेकिन रिजल्ट नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल क्लिंटन ने फेंग शुई कंसल्टेंट हायर किया। बिल क्लिंटन उनके ऊपर महाभियोग चल रहा था उस समय। उसके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में फेंग शुई द्वारा कुछ चेंजेस किए, नतीजा शुरू। बड़े बड़े जिनको हम बहुत, जिनकी तरफ हमारा देखने का नजरिया है वो अलग है, वो लोग भी इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं। और राष्ट्रपति महोदया ने फिर बाद में हमने कहा कि आपको इस कोर्स लॉन्चिंग के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। मेरे मन में कई सवाल है कि वो आएंगी नहीं आएंगी, तो बोलेंगे कि मैं ऑफिस से बात करती हूँ, मैं ऑफिस से बात करती हूँ। आपको यकीन, मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है, उन्होंने एक ही सवाल पूछा, कब आना है? क्या बात, राष्ट्रपति ने ऐसा पूछना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनने के बाद महाराष्ट्र गई थी, तो मैं नागपुर आती हूँ और वहीं से मेरे महाराष्ट्र में प्रवास शुरू। और क्या चाहिए, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये कब, अभी रिसेंटली होने वाला 12 तारीख, और तभी मेरे ख्याल से आपके बुक का लॉन्च भी उसी की हम 3 चीज़ें वहाँ पे करने वाले हैं। अभी तो प्लान है सर, पहले तो स्थापत्य वेद का लॉन्च, दूसरा हम लोग एक इंद्रप्रस्थ की तर्ज पर एक सिटी टाउनशिप बनाने का हमारा प्लान है। अच्छा, उसका नाम है श्री प्रस्थ। श्री प्रस्थ दुनिया की सबसे रिचेस्ट सिटी हमको बनाना है। उसका पूरा एक प्लानिंग और प्रारूप मेरा रेडी है। हम लोग सोच रहे थे बीच में कोरोना आ गया, बहुत सारी अड़चन है, भी अड़चन है, तो पुणे के पास हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पुणे बॉम्बे रोड एक शुरुआत हम लोग श्री के साथ बनाने जा रहे हैं, चेन्नई बेंगलोर हाईवे उनकी जगह है। तो हमारा प्लानिंग ये चल रहा है कि स्थापत्य वेद के साथ साथ स्थापत्य वेद के सूत्रमंडल पे बनी हुई टाउनशिप का भी लॉन्चिंग उनके द्वारा। और तीसरा है मेरी किताब इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइन करके, हम उस समय आदरणीय कोविड से समय दिया था, लेकिन बाद में 2000 कोरोना में चले, पारिवारिक समस्या से मैं बहुत गिर गया था, तो उस समय नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने परसों 12 तारीख को बोल दिया कि आने वाली इसमें लॉन्चिंग में हम आपका बुक अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात है ये एक पॉडकास्ट में पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए मैं आपसे और एक बार समय लूँगा। और आपका ये जो बुक अभी 12 जुलाई अभी 7 जून के आसपास उनका कंफर्मेशन आ रहा है, डेट फाइनल होनी है। लेकिन जो स्लॉट बुक होता है वो उन्होंने कहा है 1st और 2nd वीक ऑफ जून, तो मेरे ख्याल से 10-12 जून तक हो जाना चाहिए। स्लॉट तो उन्होंने तय कर लिया, डेट कंफर्मेशन हमें ओपन के साथ आने वाले 8-10 दिन में आ जाएगा। जैसे आ जाएगा तो फिर हम आगे की तैयारी में होंगे। एक तो मेरी किताब आखिरी इस पर पहुँची है, अच्छा, मेरी किताब शुरू आखिरी इस पर पहुँचे, उसको खत्म करना है। बाद में राष्ट्रपति महोदय ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि मेरे आने से पहले
आप एक वर्कशॉप और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छा, ताकि मैं जिस विषय का लॉन्चिंग करने जा रही हूँ लोगों को ये ना लगे कि ये क्या है, बराबर है, एकदम ही ब्लैंक ना हो। एकदम ब्लैक ना हो। तो हम लोगों ने रामदेव बाबा के साथ में VNIT को साथ में लिया और एक इंदिरा गांधी कला केंद्र है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिल्ली में, अच्छा, उनको साथ में लेकर हम लोग एक प्रयोग करने जा रहे हैं, एग्जीबिशन 2 दिन का और 1 दिन का पूरा वर्कशॉप। तो राष्ट्रपति महोदय आने से पहले एक वातावरण हमारा स्थापत्य में क्या है, ये कोर्स क्या है, इससे उपलब्धि क्या है, तो इस विषय को लेकर अभी गंभीरता से बहुत आपने आज मेरे पता नहीं मेरा विजन बहुत ज़्यादा प्राउड हो गया है। हम लोग आजकल देखते थे जैसे कि फेंगशुई है, जैसा आपने बोला 3 सिक्के इधर रखो, मेंढक इधर रखो, वो सब था। और आर्किटेक्चर तो हमारे लिए उतना ही था कि पश्चिम की तरफ दरवाज़ा होना चाहिए या दक्षिण की तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप इसको डायरेक्शन दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये इन दोनों से ऊपर है और इसका एक अलग शाखा अलग हो जाएगी, इसमें लोगों का पढ़ने का नज़रिया ही बदल जाएगा। और जिस तरीके से आपने पहले रिक्वायरमेंट बोली है उससे मेरे ख्याल से एक सुदृढ़ पीढ़ी भी हमारे साथ, इसके साथ साथ एक श्री श्री की सुदृढ़ पीढ़ी भी सामने आएगी। एक लाइन में मेरा पूरा जीवन का ये बदल गया। और श्री श्री के साथ मैं आपको एक ये भी कहूँगा कि एक अलग मेरा अलग रिलेशन बनूंगा। श्री श्री ने कहा था कि अभिषेक, स्थापत्य वेद में तुम्हारी आइडेंटिटी या तुम्हारा जो ये है प्रभाव है वो कैसा होना चाहिए। मैंने कहा कैसा, तो उन्होंने कहा था कि धनुर्वेद का मतलब होता है अर्जुन। हाँ, एक सिलेबस यस, सिनोनिम, सही कहा। सिनोनिम। वैसे ही स्थापत्य वेद का मतलब होना चाहिए अभिषेक। क्या बात है, ये पक्का होगा, इसकी तो मुझे गारंटी है। और दूसरा मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, दुर्भाग्यवश मेरे लाइफ में एक घटना नहीं हो पाई, शायद वो अर्जुन के जीवन में भी हुई थी। दोनों में सिमिलरिटीज है, ऐसा मैं अर्जुन की कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उसको, लेकिन वो घटना का एक सिमिलर जो है तार जाके जुड़ता तार है। है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अर्जुन को द्रोणाचार्य की शिक्षा पाने के बाद उसको जाना था परशुराम जी के पास आगे की शिक्षा के लिए। तो बाद में तो आपको पता है वनवास चले गए या जो भी उनके साथ हुआ उसमें तो वो वहाँ से शिक्षा हासिल नहीं की। तो एक जो उनका सपना था कि मुझे परशुराम की शिष्य बनना है द्रोण के बाद, क्योंकि द्रोण भी खुद परशुराम के शिष्य थे, वो उनका अधूरा था। मुझे जीवन में मेरा एक सपना अधूरा रह गया, वो था मुझे हॉलैंड में जाके महर्षि महेश योगी उनसे शिक्षा प्राप्त करनी थी। वो तो अभी तो दुर्भाग्यवश मेरे जाने से पहले उनका उन्होंने समाधि लिया, ध्यान होगा उनका, तो वो योग मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन बाद में जो ये विषय जब मैंने श्री जी के साथ किया तो श्री जी ने कहा कि सही में तुम्हारे और अर्जुन में तो एक सिमिलरिटी। मैंने कहा क्या? अर्जुन ने द्रोण के पास शिक्षा पाई, द्रोण ने उनको डायरेक्शन दिया, एक पूरा बना है सामने में कैसा पेश होना है करके। तो मुझे बोले अभिषेक तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने जो बैठा है रविशंकर, श्री रविशंकर, ये खुद महर्षि महेश योगी के अंडर में 16 साल पढ़ा। तो ये थ्रू तो आ ही गया ना, डायरेक्ट तो वो श्री के कहने के बाद एकदम से मैं भावुक हो गया। मैंने श्री के पैर छुए और मैंने कहा कि मेरे जीवन में जो एक कमी थी कि मैं महेश योगी जिसे सीख नहीं पाया वो पढ़े, क्योंकि आपने उनकी शिष्य पढ़ी बात, आपने 16 साल उनके अंडर में ट्रांजिशन मेडिटेशन पढ़ा। तो श्री की जो सीख थी वो एक ही है कि आगे जाके तो हमारा पर्सनल लक्ष्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य तो कई सारे होते हैं, लेकिन एक आइडेंटिटी हमारी बनानी है स्थापना। वो जो कंची का आँख वाला जो है उतना ही वो दिखना नहीं चाहिए।
अभिषेक, मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज की ये बात करके और इस पॉडकास्ट से मेरे तो चक्षु खुल ही गए थे। अब मैं चाहता हूँ कि लोगों के भी खुले, और आपका जो भी किताब का अनावरण होगा महामहिम से, आपकी जो भी यहाँ पे मुलाकात होगी नागपुर में, उसके बाद एक पॉडकास्ट हम जरूर करेंगे, क्योंकि आज जो बातें बची हुई है उसको तब हम पक्का कंप्लीट करेंगे। तब तक मैं आपको शुभेच्छा भी देता हूँ और बहुत अच्छा लगा बात करके, कुछ अलग सुना मैंने, काफ़ी अलग चीज़ें हैं। बाकी तो हम लोग सुनते रहते हैं कि आर्किटेक्चर ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि फेंग शुई ये है वो है, लेकिन इन सब का जो एक, अभी मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो इन सब के जो पिताजी है उसके बारे में जान के आज बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।